Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic objectives of sales motivation. और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मोटिवेशन के रेफरेंस में हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे और उनमें द वेरी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप देयर स्किल्स. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स एम्प्लॉयज़ की सेल्स स्किल को इम्प्रूव करने में, डेवलप करने में भी सेल्स मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये, क्योंकि अगर वो अपनी स्किल्स को प्रॉपर्ली इम्प्रूव करेंगे तो इसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन में ये बेटर वे में परफॉर्म करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर रिजल्ट्स भी ऑब्टेन होते रहेंगे. डिफरेंट टाइप के स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है इसके रेफरेंस में, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, प्रोडक्ट नॉलेज, ओवरऑल ग्रूमिंग. इस तरह से बहुत सारी स्किल्स हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर सेल्स एम्प्लॉय के रिलेशन में ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स मोटिवेशन. क्योंकि हर सेल्स पर्सन प्रॉपर और बेटर वे में परफॉर्म करना चाहता है और ऐसा करने के लिए उसे मोटिवेट किया जाता है और इसी वजह से वो खुद ही एफर्ट करते हुए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता है. तो अगर एक प्रॉपर मोटिवेशन होगा तो उसके बेसिस पर वो अपनी स्किल्स को डेवलप करेगा और उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ द बेटर परफॉर्मेंस. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू रीच मोर कस्टमर्स एंड कवर मोर टेरिटरी. हर एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है? वो चाहती है कि सेल्स पर्सन की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स किए जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो. हर एक सेल्स पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को कवर करे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो. ज़्यादा से ज़्यादा डीलर्स को वो कवर करे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो. ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को कवर करे वो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो. यानी कि ओवरऑल अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने सेल्स एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करे, ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को कवर करे, ज़्यादा से ज़्यादा डीलर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करे और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को इंक्रीज करे. तो ऑटोमेटिकली, नेचुरली सेल्स पर्सन क्या होगा? ही विल बी अंडर अ ग्रेट प्रेशर. इसी वजह से उसके ऊपर हमेशा प्रेशर बना रहता है और इस प्रेशर की वजह से मे बी कि उसकी परफॉर्मेंस पर उसका इफेक्ट पड़े. तो प्रॉपर इफेक्ट ना पड़े, नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए प्रॉपर मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है. क्योंकि प्रेशर तो नेगेटिव होता ही होता है नेचर में, लेकिन जो सेल्स मोटिवेशन है ये तो पॉजिटिव होता है और इस पॉजिटिवेशन के बेसिस पर जो प्रेशर की नेगेटिविटी है इसको रिमूव किया जाता है. अगर आप एक प्रॉपर मॉनेटरी इंसेंटिव प्रोवाइड करते हो अपने सेल्स एम्प्लॉयज़ को, तो इसके बेसिस पर सेल्स पर्सन्स को मोटिवेट किया सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक अपनी अप्रोच को क्रिएट करें और उन्हें प्रोस्पेक्टिव से एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट करें. और इसके साथ साथ इस टाइप की अप्रोच कंपनी की भी हेल्प करेगी. कि कैसे हेल्प करेगी? कि अगर आप एक प्रॉपर मॉनेटरी इंसेंटिव प्रोवाइड करते हो सेल्स एम्प्लॉयज़ को, तो उसकी वजह से जो आपके सेल्स एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपरली मोटिवेटेड होंगे और वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा टेरिटरीज को कवर करते हुए बेटर वे में परफॉर्म करेंगे और नए और ओल्ड दोनों ही टाइप के रीजन्स को प्रॉपरली कवर अप करेंगे. और अगर वो ऐसा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स तो लगातार इंक्रीज हो ही रही है, लेकिन इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसके बेसिस पर ऐसा किया जा सकता है? दिस इज द सेल्स मोटिवेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द सेल्स एम्प्लॉयज कैन रीच मोर कस्टमर्स एंड कवर मोर टेरिटरी. ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. Whenever any of the company enters a new territory or brings a new product in the market, then the sales staff has to work very hard in convincing their customers or their channel into buying the product. ये ऑब्वियस होता है, जब कभी भी कोई भी कंपनी किसी भी नई टेरिटरी में एंटर करती है या फिर वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है मार्केट में, तो उसका जो सेल्स स्टाफ है उसको बहुत हार्ड वे में वर्किंग को फॉलो करना होता है. क्योंकि नए प्रोडक्ट
के रिगार्डिंग या फिर नई टेरिटरी में नए कस्टमर्स को अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कन्विंस करना बहुत ही टिपिकल काम होता है। और इसके साथ साथ चैनल्स को भी कन्विंस करना कि वो उसके प्रोडक्ट को बाई करें, ये बहुत टिपिकल काम होता है जो सेल्स स्टाफ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ऐसे टाइम पर सेल्स मोटिवेशन का प्रॉपर बेनिफिट लिया जा सकता है। बहुत ज़रूरी होता है सेल्स मोटिवेशन, और इस टाइम पर तो खास तौर से ज़रूरी होता है। और ये इस पर्टिकुलर टाइप की फॉर्म में होना चाहिए जिससे कि एक प्रॉपर रिकॉग्निशन मिल सके। और प्रॉपर रिकॉग्निशन के लिए सबसे बड़ी तरीका क्या है? प्रॉपर सेल्स रेम्यूनरेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द सेल्स स्टाफ फॉर हिज हार्ड वर्किंग। एक प्रॉपर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाए जिससे कि उनके मोटिवेशन को हाई किया जा सके। और अगर आप एक प्रॉपर रेम्यूनरेशन देंगे तो इससे सेल्स स्टाफ का मोटिवेशन बढ़ेगा और इसकी वजह से वो बेटर वे में परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर करेंगे इन रिगार्ड ऑफ द न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट। ओके, सो इन दिस वे द मोटिवेशन or the sales motivation helps in introducing a new product in the market. Now come to the next one. The next one is that to maintain a sales pipeline. एक सेल्स पाइपलाइन को प्रॉपरली मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये सेल्स पाइपलाइन क्या है? क्योंकि जब एक मोटिवेटेड सेल्स पर्सन होता है तो वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड होता है। उसका मोटिवेशन बना रहना चाहिए, और अगर इसका मोटिवेशन बना रहता है तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगातार परफॉर्म करता रहता है बेटर से बेटर वे में। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे सेल्स पाइपलाइन का लॉजिक होता है, और ये सेल्स पाइपलाइन का लॉजिक ये कहता है कि जो एक सेल्स पर्सन है वो अपने टारगेट तक रीच करने के लिए फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लान करता है। यानी कि प्रेजेंट में तो वो कस्टमर्स को डील कर रहा है, प्रोस्पेक्ट्स को कस्टमर में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन फ्यूचर के रिगार्डिंग भी उसके पास प्रॉपर डेटाबेस अवेलेबल होता है जिसके बेसिस पर वो फ्यूचर में भी कस्टमर्स कवर करता रहता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सेल्स पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है जिसको फोकस करते हुए वो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉपरली प्लान करता है। और जो सेल्स पाइपलाइन है इसका फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो सेल्स पर्सन है उसके पास हमेशा क्लाइंट की लिस्ट अवेलेबल रहती है, और उन क्लाइंट्स में से उसके पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो हॉट क्लाइंट्स होते हैं, कुछ नॉर्मल क्लाइंट्स होते हैं, और कुछ कोल्ड क्लाइंट्स होते हैं या कोल्ड प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं। ये भी उसे पता होता है, उसके रिगार्डिंग वो एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन तैयार करके रखता है, और जैसे जैसे वो फ्यूचर की तरफ बढ़ता चला जाता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने इस लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्ट्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करता चला जाता है। तो हम इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स पाइपलाइन। और अगर आप इस सेल्स पाइपलाइन को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो सेल्स एम्प्लॉयज़ हैं या जो सेल्स पर्सनल्स हैं इनको आप रेगुलर बेसिस पर प्रॉपरली मोटिवेट करें जिससे कि वो क्लाइंट की लिस्ट को हमेशा मेंटेन करते रहें और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोस्पेक्टिव्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करते रहें। दैट इज क्लियर? सो मोटिवेशन helps in maintaining our sales pipeline. Okay, the next one is the to retain employees and reduce attrition. सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? अपने एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रिटेन करना और जो एट्रिशन रेट है उसको रिड्यूस करना। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ अवेलेबल होंगे तो वो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को तुरंत चेंज करना चाहेंगे, और वर्किंग एनवायरनमेंट को चेंज करने के रिलेशन में उनके पास केवल और केवल एक ही तरीका होता है, और वो होता है टू लीव द कंपनी। कंपनी को छोड़ दो और एक दूसरी नई कंपनी से फ्रेश वे में स्टार्ट किया जाए। ये इनके पास एक तरीका होता है जिसके बेसिस पर वो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहते हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लेफ्ट कर देते हैं उसे हम एट्रिशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के नाम से जानते हैं, और जितना एट्रिशन रेट ज़्यादा होगा उतना ही एम्प्लॉयज़ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता चला जाएगा। तो अगर आप प्रॉपर वे में अपने एम्प्लॉयज़ के कॉन्फिडेंस लेवल को उनके मोटिवेशन लेवल को मेंटेन करना चाहते हो तो आप एट्रिशन को रिड्यूस करने पर वर्कआउट करोगे, क्योंकि हाई एट्रिशन रेट
का मतलब है जो उसका सेल्स स्टाफ है वो प्रॉपरली मोटिवेटेड नहीं है और वो कंपनी के साथ में मिलकर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्कआउट नहीं करना चाहता है। और इसका मतलब क्या होगा? देयर विल बी अ अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर द कंपनी, और उस अपॉर्चुनिटी लॉस की वजह से कंपनी को नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना होगा। और जब नए एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना होता है तो ये बहुत आसान नहीं होता है। यहाँ भी कंपनी को प्रॉपर कॉस्ट इन्वॉल्व करनी होती है, क्योंकि जो नए एम्प्लॉयज आएंगे उनको प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग, कंपनी के कल्चर के रिगार्डिंग, कंपनी की पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग कोई भी कैसी भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया जाता है उन नए रिक्रूटमेंट्स के रिगार्डिंग, और उसके बेसिस पर उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है। तो इसके साथ भी तो कॉस्ट एसोसिएटेड हो गई। तो कुल मिला के कंपनी के लिए कॉस्ट तो बढ़ गई, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थे या जो एग्जिस्टिंग सेल्स पर्सन थे उनको प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी, तो वो प्रॉपरली सेल भी कर सकते थे। और जितने टाइम के लिए वो अवेलेबल नहीं है वो सेल्स तो नहीं हो पा रही है। तो जो सेल्स नहीं हो पाई उनकी एब्सेंस की वजह से, उसे हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी लॉस। तो यहाँ पर कंपनी को कई तरफ से नुकसान होता है अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली डिमोटिवेटेड हैं तो इसका मतलब इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली रिटेन करने के लिए, अपॉर्चुनिटी लॉस से बचने के लिए, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग एसोसिएटेड कॉस्ट से बचने के लिए एक प्रॉपर मोटिवेशन अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि एट्रिशन रेट को प्रॉपरली रिड्यूस किया जा सके और एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए रिटेन किया जा सके। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज द टू परफॉर्म इन नॉन सीजन। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं। सीजन का मतलब कि जब एक प्रॉपर वेदर कंडीशंस अवेलेबल होती हैं उस टाइम पर उन प्रोडक्ट की सेल पीक पर होती है और रेस्ट ऑफ द टाइम पर उनकी सेल्स बहुत कम रहती है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट को सीजनल प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। जैसे अम्ब्रेला है, रेनी सीजन में ही उसकी सेल सबसे ज़्यादा होती है, बाकी टाइम पर उसकी सेल ही नहीं होती है। विंटर वूलन प्रोडक्ट्स हैं, तो जो वूलन क्लॉथ्स हैं उनकी सेल विंटर टाइम पर सबसे ज़्यादा होती है। बाकी जो हॉट सीजन है या जो समर सीजन है उसमें उसकी सेल बिल्कुल भी नहीं होती है। फ्रिज है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, इनकी सेल्स जो गर्मी का मौसम होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जाड़ों के मौसम में इनकी सेल बिल्कुल भी नहीं होती है या बहुत कम होती है, होती भी है। तो ऐसे प्रोडक्ट के केस में अगर आप परफॉर्मेंस को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहते हो, यानी कि नॉन सीजन में अगर आप परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए एकमात्र विकल्प बचता है आपके पास, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द सेल्स मोटिवेशन। और ये जो एम्प्लॉयज हैं इनको रेम्युनरेशन के फॉर्म में ये पर्टिकुलर सेल्स मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाता है। यानी उनसे बोला जाता है कि अगर आप ऑफ सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपको ऑन सीजन के मुकाबले ज़्यादा इंसेंटिव्स, ज़्यादा रेम्युनरेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे और एक प्रॉपर रिकॉग्निशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ द कंपनी। जैसे कि आइसक्रीम है, कोला है, ये क्या करते हैं, समर सीजन में तो इनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब आता है विंटर सीजन या जब रेनी सीजन होता है तो इस टाइम पर इनकी सेल्स ड्रेस्टिकल वे में ड्रॉप आउट हो जाती है। तो इस टाइम पर ये क्या करते हैं, अपने सेल्स एम्प्लॉयज़ को एक प्रॉपर इंसेंटिव के फॉर्म में, रेम्युनरेशन के फॉर्म में मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं और उसके बेसिस पर अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो नॉन सीजन में भी प्रॉपर परफॉर्म करें, तो उसके लिए मोटिवेशन ही एकमात्र विकल्प रहता है कंपनीज के पास। ओके, सो दीज ऑल आर द different objectives of sales motivation. Thank you.